Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Primer Skills. In this lecture, we are going to discuss the part 5 of Unit 3. इससे पहले हम Unit 3 के 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं. So let's see what all topics we have discussed. We discussed what is presentation. We discussed about importance of presentation skills, type of presentations, modes of presentations, styles of presentations, stages and methods of presentation. So now we are moving forward with our syllabus. इस syllabus में काफी कुछ हम cover कर चुके हैं. So whatever rest is left, we are going to cover it now. So delivering effective presentation. So let's discuss about it. Improving the delivery of presentation. 7 ways to start a presentation. ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. उस पॉइंट पे आपको ऑडियंस का अटेंशन को ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस ऑडियंस के अटेंशन को अगर आपने स्टार्टिंग में ग्रैब कर लिया और उसको कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करके रखा, देन यू कैन बिकम an effective or you can say an amazing presenter. So what are the different ways to start a presentation? जब भी कभी आप एक presentation या फिर एक public speech देने जा रहे हो, ये दोनों केस में valid होता है. तो उस सिचुएशन में आपको हमेशा अपनी presentation या public speech किसी भी ये जो 7 आपको यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं इनमें से आप स्टार्ट कर सकते हैं. Then you can become a very good starter. For example, number 1, tell a captivating story. आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्टोरी या एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, छोटी सी स्टोरी से, इंटरेस्टिंग सी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज यू अट्रैक्ट देयर अटेंशन इन द वेरी बिगनिंग. नंबर 2, आस्क रिटोरिकल क्वेश्चंस. रिटोरिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने जैसे आप एक कोई स्टोरी सुना रहे हैं और उसमें आपने बीच में क्वेश्चन पूछा कि अब आप ही बताइए ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता. राइट तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज कॉल्ड अ रिटोरिकल क्वेश्चन. Number 3, state a shocking stat or headline. Now, whenever you are starting a presentation, you can start your presentation with a headline, very interesting or shocking headline, or a shocking statistics. जैसे कि आप बता सकते हैं, you would be very shocked to know that the standards of education in our state are very grim. So in this way, when you are starting your presentation with a shocking stat or headline, you generally attract the audience or you generally attract the attention of the audience towards you. Number 4, use a powerful quote. आप हमेशा एक कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, एक शेर व शायरी से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक फेमस कोट से स्टार्ट कर सकते हैं. नंबर 5, शो अ ग्रिपिंग फोटो. आप अपनी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन एक विजुअल एड होता है, तो उसके थ्रू आप एक ऐसा फोटोग्राफ दिखा सकते हैं जिसको देखने के लिए हर कोई मजबूर हो जाए. एक ग्रिपिंग फोटो आप वहां पे शो कर सकते हैं. नंबर 6, यूज अ क्रिएटिव, अ विजुअल आइडिया और अ प्रॉप. प्रॉप कहते हैं जब भी कोई भी आप एक एडिशनल मटेरियल यूज करते हैं या एडिशनल टूल या कोई भी चीज, इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं पोडियम पे प्रेजेंटेशन देते हुए एज अ you can say as a tool to help you out in delivering the presentation, right? या तो आप एक prop यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक चेयर यूज कर रहे हैं या फिर आप एक बुक यूज कर रहे हैं, एक जार यूज कर रहे हैं, whatever you want to do, right? या फिर आप एक क्रिएटिव विजुअल आइडिया यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप पीछे बैकग्राउंड में एक विजुअल कोई पोस्टर लगा सकते हैं या फिर कोई विजुअल मॉडल लगा सकते हैं. सो यू कैन यूज दैट. Number 7, play a short video. In the very beginning, if you can play a short video, it will glue your audience to you, right? So these are the 7 methods through which you can start a presentation and you can hence improve the delivery of the presentation. So the question can be asked in such a way that what can be the best 7 ways to start a presentation, right? So now coming forward, 5 P's of presentation. ये आपको 5 P's of better presentation जो है, this is important. You need to understand that if you really want to become a good presenter, then these 5 P's should be remembered. And what are those 5 P's? Number 1, project. Number 2, pronounce. Number 3, pace. Number 4, pitch. And number 5, pause. Project का मतलब होता है direct your voice to the audience. Pronounce मतलब say words clearly. Pace means speak just a little faster than normal. Pitch means a varied tone keeps things interesting, and pause means silence emphasizes a significant point. Okay, so now we are going to discuss about them in a brief detail. 5 P's of better presentation skills. Number 1, project. Whether you have a microphone or not, direct your voice to the audience so that you can be heard clearly. Always remember, whether you have a microphone or not, इट डजेंट मैटर बिकॉज ऑडियंस डोंट नो अबाउट दैट. लेकिन आपकी जो वॉइस है वो ऑडियंस तक बिल्कुल क्लियरली पहुंचनी चाहिए.
If the room or the place is too large, then try to take a microphone so that your voice can be heard by the audience properly and clearly. Okay, that's your responsibility. Furthermore, take a deep breath before you begin so that you have enough air under your voice to project without sounding shaky or tired. जब आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो आपकी जो वॉइस होती है वो उसको आप आसानी से प्रोजेक्ट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा दूर तक और ज्यादा लोगों तक प्रोजेक्ट कर पाते हैं. सो whenever you are speaking, always try to take a deep breath before you begin. Okay? Number 2, pause. Silence is great. Do not fear it. It attracts the audience attention. ऑलवेज रिमेंबर, हम में से बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कम से कम टाइम में डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. बट यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए कि साइलेंस जो होती है, पॉज जो होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड देन यू आर सडनली स्टॉपिंग फॉर 2 to 3 seconds, everybody will be attracted towards you that why you are stopping, why there is a gap. It means something important is coming. So silence is very great. Okay, silence is really great. So if you really want to practice it, it can become an effective tool to make you a better presenter. Okay, pause often and longer. In fact, it demonstrates the confidence. हमेशा याद रखिए, जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होता है केवल वही पॉज ले सकता है. जो कॉन्फिडेंट नहीं होता वो पॉज नहीं ले पाएगा. वो बहुत तेजी से बोलेगा, फटाफट बोलेगा और उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं. बट ऐसा नहीं होता है. आपको बोलना है, बोलने के बाद आपको थोड़ा सा पॉज लेना है. लेट द ऑडियंस ग्रैस्प द आइडिया विच यू हैव रिसेंटली डिस्कस्ड एंड देन मूव टू द नेक्स्ट आइडिया. Silence emphasizes a significant point and pausing after highlights it. It means जो आपकी साइलेंस है, पहली बात तो वो जो पॉइंट आपने अभी बनाया है, जो पॉइंट अभी आपने डिलीवर किया है, उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज देता है. एंड जो पॉइंट आपने हाईलाइट किया है उसको समझने के लिए आपको व्यक्ति को टाइम भी देता है, आपकी ऑडियंस को टाइम देता है. Indeed, a few vocal pauses like are okay. However, many of them can annoy. आपके जो जनरली आप कुछ तरह की जो ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि अनप्रोडक्टिव साउंड्स होती हैं, उन साउंड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज, तो इन दिस वे, लाइक दिस और टाइप ऑफ साउंड्स आर वेरी मच इनइफेक्टिव एंड दे फिल द गैप. एक या दो बार आप कर रहे हैं, इट्स क्वाइट ओके, इट्स नॉर्मल. आई मीन लाइक इट सीम्स ओके, यू आर लाइक टेलिंग बाय थिंकिंग. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इनको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. Okay, so you should remember that. Practice pausing silently to sound thoughtful instead of immature. पॉज लेने से आप इमेच्योर भी देख सकते हैं और आप थॉटफुल भी देख सकते हैं. अब डिपेंड ये करता है कि आप पॉजेस किस तरीके से लेते हैं. अगर आप पॉजेस को या फिर इस तरह की अनप्रोडक्टिव साउंड लेके लेते हैं, देन यू आर कंसिडर्ड टू बी इमेच्योर. बट इफ यू आर टेकिंग पॉजेस डिलिबरेटली and if you are taking pauses silently, then you are considered to be the confident speaker. So now ball is in your court, whether you want to show yourself or just like present yourself as a confident speaker or a mature speaker. Presentation expert Annie Miller says, you do not persuade anyone by speaking constantly, rapidly and louder. You persuade them by saying something poignant, then pausing while they absorb and consider your words. So this is a very important advice. Coming to the next point, number 3, pitch. Vary your tone to avoid monotony, which might drive the audience to sleep. अगर कोई व्यक्ति लगातार एक ही टोन में एक ही तरीके से बोलता चला जा रहा है, तो उसके ऑडियंस जो है वो सो जाएंगे, थोड़ी देर में ही वो सो जाएंगे, राइट? Because they won't find it very much interesting. Monotonous tone जो होती है वो बहुत ही like एक ही वॉइस में या एक ही तरीके से लगातार बोलते चले जा रहे हैं रोबोट की तरह, then there will be no pitch. And if there is no pitch, nobody would be interested in listening to you. Speak like you are telling a terrific story to friends. जब आप अपने दोस्तों को कोई कहानी सुनाते हैं, you feel the emotions, you feel the horror, you feel the interest, you feel everything. Just like that, tell a story so that you can just like fascinate all the audience. You can grab their audience like anything, grab their attention like anything. So when you are telling a story or when you are just like giving a presentation just like a story, everybody will be interested. Avoid exaggerated pitches. Exaggerated pitches का मतलब क्या होता है? जिसे आप like देखिए, presentation एक informal skill नहीं है, एक formal skill है.
एग्जैजुरेटेड पिचेस है वहां पे यूज करते हैं जहां पे आप हॉरर स्टोरीज सुना रहे होते हैं, या फिर जहां पे आप कुछ इस तरह की इमोशनल टाइप की स्टोरी सुना रहे होते हैं, वहां पे आपको इमोशंस को वर्ड्स में प्रेजेंट करना होता है, तो वहां पे आप अपने जो इमोशंस हैं उनको भी वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे पिच को बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना है, बट आपको क्या करना है, उसको नॉर्मली उसको आर्टिकुलेट करना है, उसको यूज करना है। Coming to the fourth point, pace. Don't speak slowly. Instead, speak slightly faster than your normal speed, but never too fast. यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही धीरे बोलते हैं, अब जब इतना धीरे कोई बोलेगा तो भी ऑडियंस सो जाएगी। अगर कोई आप बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे, ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कैच अप विद यू एंड दे विल सिंपली गेट बोर्ड। सो नाउ हियर कम्स द बैलेंस. यू नीड टू try the balance, okay, and that balance you can find through practice only. When you do the practice you will find the balance. आपको बहुत ज्यादा मंदा भी नहीं बोलना है, धीरे भी नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं बोलना है, but a little bit faster will keep your audience on their toes to listen to you carefully, right? And it will show the confidence also. Indeed, very fast speakers lose the audience. अगर आप बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, the audience will be simply lost. Gain common ground with your audience in regards to your speed. So whenever you are just dealing with your audience, initial 2 to 3 minutes, you will get to know that what exactly should be the appropriate speed so that my audience can interact with me or my audience can understand me properly. Coming to the next, pronounce. Say words clearly. Whenever you are pronouncing your words should have clear pronunciation, right? Your accent should be very much clear. Mumbling makes it hard for the audience to understand or follow your message. Some people chew the words. Chew the words mean they don't speak it clearly. वो like मुंह में बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे clarity नहीं आती. So whenever you are trying to speak, always open your mouth wide so that your voice can be very clear, your pronunciation can be very clear. Okay? So now we are coming to the another rule, Guy Kawasaki's 10-20-30 rule for presentation. Whenever you are delivering a presentation, always remember there is a rule for presentation, 10-20-30 rule. What is the 10-20-30 rule? Contain no more than 10 ideas, that is one idea per slide. आपकी स्लाइड में, आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें कभी भी 10 से ज्यादा आइडियाज आप प्रेजेंटेशन स्किल्स में डिस्कस नहीं करने हैं आपको। क्यों? क्योंकि 10 से ज्यादा अगर आप डिस्कस करेंगे, यू विल ओवरवेल्म योर ऑडियंस एंड यू विल गिव देम सो मच दैट दे वुड नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। नंबर 2, लास्ट नो मोर देन 20 मिनट्स। आपकी प्रेजेंटेशन 20 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 3, यूज अ फॉन्ट साइज ऑफ नो लेस देन 30 पॉइंट्स। आप हमेशा 30 पॉइंट से ऊपर का फॉन्ट साइज यूज करेंगे, उससे कम का फॉन्ट साइज यूज नहीं करेंगे। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को जो है पूरा तरीके से टेक्स्ट से भर दें, ठीक है, पूरी किताब उसके अंदर छाप दें एंड देन यू आर डिलीवरिंग इट एंड यू आर सेइंग इट्स अ प्रेजेंटेशन. नो, इट्स नॉट अ प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन इज बेसिकली 10-20-30 rule. It should be followed over there. Okay. Handling stage fear or stage fright. So like this is the most common type of fear which is found among human beings. यहाँ तक कि एक स्टडी हो चुकी है जिसमें ये बात क्लैरिफाई की जा चुकी है, वैलिड इसको प्रूव किया गया है कि मौत के डर के बाद जो सेकंड डर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होता है, दैट इज बेसिकली द स्टेज फियर. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ प्रेवलेंट इट इज. ओके, सो नाउ हाउ टू हैंडल दैट स्टेज फियर. Very first and important thing, never ever try to think that one day you would be able to kill that fear. You will never be able to kill that fear. Audience के सामने जाने का फियर एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड स्पीकर के अंदर भी होता है. The only difference between you and a good speaker is that that person is able to control that fear and is able to use that fear as a positive motivation or as a positive thing to boost him up. और हमारे अंदर क्या होता है, हम उस डर को एक डर की तरह लेके चलते हैं, एक इम्पेडिमेंट की तरह लेके चलते हैं. हमें यहाँ पे उस डर को एक कॉन्फिडेंस की तरह यूज करना है. एंड वी नीड टू जस्ट टेल आवरसेल्फ दैट दिस फियर इज नॉर्मल विद एवरीबॉडी, आई एम नॉट द ओनली वन, राइट. सो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है बॉडी का. इसको एक हिंड्रेंस की तरह यूज नहीं करना चाहिए, इसको एक बूस्टिंग की तरह यूज करना चाहिए. योर फियर इज बूस्टिंग यू अप टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस. So now let's discuss that how to handle this stage fear and fright. You cannot kill the stage fear, you can handle it. So let's know that how to handle it. Perhaps one of the most important and difficult thing that need to be handled during a presentation is one's first encounter with the stage fright.
जब भी आप पहली बार स्टेज पे जाएंगे बहुत सारे लोगों के सामने, then you will definitely have that stage fright or stage fear. Whenever we are faced with a frightening situation, we find it difficult to handle. Our body responds. हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है इस फियर को सेंस करके. देयर कैन बी एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन द फोरहेड, दे कैन बी लाइक एक्सेसिव ट्रेम्बलिंग और व्हाटएवर. यू वुड नॉट बी एबल टू स्पीक और अटर इवन अ सिंगल वर्ड, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना है? As a result, the heartbeat quickens, breathing becomes more rapid, the mouth becomes dry, blushing occurs, palms sweat, and several other psychological changes occur. ये सारे changes आपको देखने के लिए मिलेंगे. आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, आपकी जो palms हैं उन पे sweating आने लगेगी, you will start feeling dry, you will start feeling thirsty, you will start like taking more rapid breaths, and all these symptoms are basically about the stage fear. Even very good speakers experience some degree of stage fright when they have to give presentation before an audience. So some degree of stage fright is quite normal. तो ये बात समझ लीजिए कि जो आपका stage fright है that is quite normal, some degree quite normal. लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेज पे जाना शुरू करेंगे वैसे वैसे वो आपका कम होता चला जाएगा. It means you will have to take the first step. पहली बार में आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा. And once you have taken the step first, second time when you will go there, the stage fright will be a little bit lower. And every time when you practice it a lot, you will start feeling that your fear has started reducing. Okay? So however, it is important to learn to handle stage fright and use the extra energy positively to improve the presentation delivery. लेकिन stage fright को कंट्रोल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके अंदर आती है उसको यूटिलाइज करना, उसको चैनलाइज करना आपकी प्रेजेंटेशन की डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Once you understand how to feel and shift your attention to what matters, presentation becomes much easier. So what you need to do? You need to understand that at this moment, what I am feeling as a fear is just an emotion, जो कि हर कोई feel करता है. And when you understand this, you can channelize your energy to the more productive work. It means delivering your presentation or to the audience. Always remember, how you are feeling isn't the same as how you are doing. हमेशा याद रखो, जब हम फील करते हैं, जब हम ऑडियंस के सामने स्टेज पे होते हैं तो हमें लगता है कि हम ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ज्यादा नर्वस दिख नहीं रहे होते. यानी अगर आप दोनों सिचुएशन को कंपैरिजन करें कि हम कितना नर्वस दिख रहे हैं और कितना फील कर रहे हैं, देन फीलिंग बहुत ज्यादा एग्जैजुरेटेड होती है. हमें लगता है कि हम बहुत नर्वस हैं, बट वी एक्चुअली डोंट लुक सो नर्वस. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट. We have a tendency to overthink everything. हमारे अंदर हर चीज को ज्यादा सोचने की आदत होती है, particularly when the spotlight is on us. This may called be the spotlight trap. जब हमारे ऊपर स्पॉटलाइट होती है तो उस समय हम अपने बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं. हमें लगता है कि हम बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम वहां पे जो है फेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है. दैट इज जस्ट एन इल्यूजन. दिस इज कॉल्ड स्पॉटलाइट ट्रैप. सो नाउ जो हमारी स्टेज फ्राइट को रिड्यूस करने की जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. Number 1, before preparing. Number 2, during the preparation. And number 3, during the delivery. Right? तो अब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. So strategies while preparing for presentation. तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टेज फ्राइट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? Number 1, develop an interest in the topic of your presentation. हमेशा याद रखिए, प्रेजेंटेशन हमेशा उस टॉपिक पे दीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और अगर नहीं है तो अपना इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप कीजिए. Number 2, reserve adequate time for the preparation. हमेशा जिस दिन आपको फाइनल प्रेजेंटेशन देनी है उससे पहले आपके पास काफी टाइम होना चाहिए, एडिक्वेट टाइम होना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं होगी, यू वुड नेवर बी एबल टू फील कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज. Anticipate easy as well as hard questions and try to work out your answers. हमेशा जब भी कभी आप अपनी डिलीवरी, अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर करने जा रहे हैं तो आपको कुछ आइडिया होता है. एंटिसिपेशन रखिए कि आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. राइट? इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, और हमेशा उनके आंसर्स को प्रिपेयर करके रखिए. Because when you are prepared, you will be very much confident while delivering the presentation and answering the questions. Number 4, practice your opening statement several times. हमेशा हम क्या होता है कि जब हम सामने ऑडियंस के सामने एकदम से जाते हैं तो उस समय थोड़ा प्रेशर हमें ज़्यादा फील होता है. उस सिचुएशन में हमारे पास स्टार्टिंग के लिए स्टार्ट करना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. तो अगर हम स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को विदाउट एनी हिकअप स्टार्ट कर सकते हैं. और एक बार अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए तो आप उसको स्टार्ट करने में आप बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, और एक बार स्टार्टिंग हो जाए then you will feel after 1 to 2 minutes that you are feeling so calm and relaxed while delivering the presentation. So वो initial 1 to 2 minutes होते हैं, बल्कि देखा जाए तो 60 seconds का एक
टाइम होता है, एक विंडो होता है, अगर आप उसको क्रॉस कर जाएं ऑडियंस के सामने, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, राइट? तो स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट या ओपनिंग स्टेटमेंट जो है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एंड नंबर 5 इज रिहर्स योर एंटायर प्रेजेंटेशन एटलीस्ट ट्वाइस तो यहाँ पे एक मिनिमम आपको बताया गया है। कहा तो ये जाता है कि आपको 10 to 15 टाइम्स अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करना चाहिए if you really want to deliver an effective presentation, right? So rehearsal is very important. So if you follow these steps, you can reduce your stage fear up to a considerable level. Okay? Strategies just before presentation. जब आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उससे जस्ट पहले आपके क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? Number 1, arrive early, check the arrangements, equipment and your PowerPoint slides. So whenever you're going to deliver the presentation in next 15 to 20 minutes, come before time. अगर 10 बजे से आपकी प्रेजेंटेशन है, come there at 9 so that you can check out the arrangements. You can check out everything, your equipment, your PowerPoint slides, so that you have adequate time or enough time to just prepare for your presentation. If you see some participants, look at them, greet them and talk to them so as to ensure that you are not nervous while speaking and your voice is flowing freely. अगर आप वहां पे आपको कुछ ऑडियंस आपको पहले से बैठे हुए दिखाई देते हैं, then just talk to them so that you can feel comfortable. Making yourself comfortable is the major idea here. Take a few sips of tepid water. Tepid water मतलब ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एक नॉर्मल सा गुनगुना सा पानी लीजिए और उसके कुछ सिप लीजिए so that you can feel little bit calm. If you have time, walk around or outside the venue. आपका जो venue है, just take a walk over there. Take a walk at every nook and corner so that you can look at your venue very comfortably. Concentrate on your idea. जो भी आपका idea है, उसके ऊपर concentrate कीजिए. Forget about everything else, only about your idea. Relax yourself by taking deep, even and slow deep breaths. आप धीरे धीरे लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, 4 से 5, and then you will start feeling relaxed and composed. Okay? The strategy is when the presentation begins. Now, अब आपकी presentation begin हो चुकी है, start हो चुकी है. Now, what you need to do? Feel good about your presentation and walk up to the dais, taking a few deep breaths. When you are moving towards the dais of the podium, keep taking deep breaths, right? Do not begin immediately or in a hurry. First, look at the friendliest faces among your audience and smile. एकदम जाते ही पोडियम पे स्टार्ट नहीं करना है. Look at the faces, smile at them, find out certain very familiar faces and then look at them and smile. It will make you a little bit more composed and comfortable and also make you feel confident. Okay? If your legs are shaky, lean on the lectern or table, the dais and hold it. अगर आपकी टांगे कांप रही हैं, then in order to make yourself composed, take help of podium. पोडियम के ऊपर आप थोड़ा सहारा ले सकते हैं so that you can feel comfortable. Remember that the audience may not realize your nervousness as much as you feel it. हमेशा याद रखिए, आपकी नर्वसनेस आपको ज्यादा लगती है, ऑडियंस को बहुत कम दिखाई देती है. ठीक है? ये फैक्ट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं जितना नर्वस फील कर रहा हूं उतना जो है नर्वस में दिख नहीं रहा हूं अपने ऑडियंस को. तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं दैट इट्स ओके, इट्स क्वाइट ओके, मुझे ज्यादा लग रहा है, ऑडियंस को बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है? नेवर कमेंट ऑन योर नर्वसनेस ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन. कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी नर्वसनेस के ऊपर कोई भी कमेंट मत कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, नेवर से this is my first presentation and that's why I'm feeling so nervous. No, you don't need to say that. Okay? Do not show explicit signs such as clearing throat, drinking full glass of water, wiping forehead, which display your nervousness to the audience. कभी भी ऐसे explicit signs मत दिखाइए जो कि आपकी nervousness को express करते हो. For example, बार बार गला सही करना इस तरीके से, बार बार एक एक ग्लास पानी पी जाना एकदम से झटके में, और अपने माथे पे से पसीना पोंछने की कोशिश करना, ये सब चीजें जो हैं ये एक्सप्लिसिट साइन हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप नर्वस हैं. नेवर ट्राई टू शो दैम. ओके? डोंट शो दैम. लास्ट बट नॉट लीस्ट, विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजीज. विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? जब भी कभी आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, विजुअलाइजेशन स्ट्रेटजी जो होती है वो आपकी एक प्रूवन स्ट्रेटजी होती है जो कि आपके एक्सपीरियंस्ड प्रेजेंटर्स, एक्सपीरियंस्ड पब्लिक स्पीकर्स जो है वो यूज करते हैं. Positive visualization is a proven technique to reduce nervousness or stage fright on any occasion such as presentation, an interview, a group discussion, etc. तो देखिए कैसे करते हैं हम विजुअलाइजेशन. बेसिकली इसको मैं आपको बताता हूँ. आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद
you are well suited, your shoe well polished, everything perfect. And then you are gradually, slowly you are moving towards the podium, taking deep breath, and you are feeling composed, you're feeling relaxed. Now you are on a podium, you are looking at the audience, there are thousands of people, and there are some people who are your friends. They're smiling at you, cheering you up and motivating you. You are also looking at them, feeling happy, feeling relaxed and composed. You are smiling at the audience is cheering, and you are taking your time, settling up there, feeling comfortable. Now you are picking up and starting your presentation in a confident tone. And there you are, delivering an amazing presentation till the end. An audience are very much glued to you. Now you can open your eyes. Now you can understand that you actually made yourself available in front of the audience in your own thoughts. तो जब आप आंखें बंद करके उस चीज को विजुलाइज करते हैं पॉजिटिव लाइट में, यानी जो जैसे रिजल्ट्स आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स जब आप विजुलाइज करते हैं, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द पॉजिटिव विजुअलाइजेशन. And this technique is very, very important and very, very, you can say, effective while delivering a presentation or doing anything, right? Even sports psychologists जो होते हैं वो अपनी जो भी मतलब like players होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो positively visualize करें. गोल्फ प्लेयर्स जो होते हैं वो हर शॉट से पहले विजुलाइज करते हैं कि हम क्या रिजल्ट्स चाहते हैं. In the same way, you can also visualize your presentation. While practicing this technique, initially you may only think and not visualize, but after a few attempts, you will be able to visualize people and activities in front of you. जब आप शुरुआत में visualize करने की कोशिश करेंगे, you might not be very much effective in visualizing, but gradually, when you just keep on visualizing every single time, then you will become expert in it. The concept behind this technique is positive thinking. Rather than thinking my presentation is going to be a failure as I do not have experience, all they're going to mock at me, you should visualize positive things such as success, commendations, happiness, etc. यानी यहाँ पे मेन आइडिया है पॉजिटिव थिंकिंग. आपको अपने आप को वहाँ पे नीचा नहीं दिखाना है, आपको अपनी थिंकिंग में अपने आप को ये नहीं बोलना है कि मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, सब खराब हो जाएगा. ये अगर आप बार बार इस तरह की चीजों को दोहराते रहेंगे then probably you will not do very much effectively. Okay, so if you want to just do effectively, then you need to think positively. Okay, and positive thinking, positive visualization से बहुत अच्छे तरीके से improve की जा सकती है. Falling into the spotlight trap is easy. We instantly become very self-aware. Each movement we make is overanalyzed and causes to move unnaturally or stiffen up together. जब भी हम स्पॉटलाइट ट्रैप में फंस जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा हर मूवमेंट जो होता है हमारे अगेंस्ट काम करता है. हमें स्पॉटलाइट ट्रैप में नहीं फंसना है. We need to feel composed, poised and very much confident. We need to remember that this presentation is not a performance. हमेशा याद रखिए प्रेजेंटेशन आपकी एक परफॉर्मेंस नहीं है. It is purely us sharing the knowledge we know with the audience that doesn't know about it. यहाँ पे हमारा काम केवल ऑडियंस के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना है और ऑडियंस हमारे लिए ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको सुनने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं. So they are not there to judge you or analyze you. They're not there to give you marks or just give you some comments. No, they're there to listen to you, right? If we start by keeping that in mind, it will become easier. अगर हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, you can give wonderful presentation, effective presentation. All of the tips above may feel like a common sense, but when you apply them, they drastically reduce the fear and make your presentation great. बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सर ये तो बहुत ही common points हैं. Yes, they are very common points, of course. But when you try to apply them, you will find that these tips are very important. There are only two types of speakers in the world. Number one, the nervous, and number two, the liars. So if you are saying a truth or if you are telling a fact, of course you are nervous. But if you are not, then you are a liar. It is said by Mark Twain. So be assured that whenever you are going to deliver something important, you will always be nervous. It's a common scenario. And it is found with even the most experienced people also. So you need not to worry about it, okay? Embrace it. So remember that you feel more nervous than you appear. जितना नर्वस आप दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस होता है. ठीक है,
तो ये बात आप अपने मन में बिठा लीजिए कि आप नर्वस अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ, देन रिमेंबर दैट पीपल डोंट नोटिस इट वेरी इजीली, ओके? द मोर यू थिंक दैट यू आर नर्वस, द मोर नर्वस यू विल फील। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि मैं नर्वस हूँ, उतना ही ज़्यादा आप नर्वस फील करेंगे। योर ऑडियंस कैन नॉट इजीली डिटेक्ट योर स्टेज फ्राइट। आपके जो ऑडियंस हैं उनको सामने से नहीं दिखता है कि आपको स्टेज फ्राइट हो रहा है या फिर आप स्टेज पे बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, नर्वस महसूस कर रहे हैं, जब तक कि आपको एक्सप्लिसिट साइंस वहां पे ना दिखाएं। Even the most experienced presenter get nervous before an important presentation. एक important presentation से पहले हर कोई नर्वस होता है, चाहे वो कितना भी experienced क्यों ना हो। Even great speakers like Kennedy and Churchill were extremely fearful of speaking in public. ये जो कैनेडी और चर्चिल है उनको बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर माना जाता है, बट दे वर ऑल्सो वेरी फियरफुल इन पब्लिक स्पीकिंग बिफोर स्टार्टिंग their speech. So you can remember these facts and remember these points. The following strategies can be used to control and reduce stage fright. यहाँ पे मैं brief में उनको डिस्कस कर लेते हैं. Number 1, concentrate on the 3 P's. 3 P's के ऊपर आपको concentrate करना है. Planning, preparation and practice. Planning perfect होनी चाहिए, preparation perfect होनी चाहिए, and then finally practice perfect होनी चाहिए. Then your delivery will always be perfect. Set realistic goals. Don't try to become, Bill Clinton in the very first delivery. You improve gradually. Okay? So set realistic goals. Avoid negative thoughts. Negative thoughts आपके लिए बिल्कुल आपको उनको avoid करना है. Great. Begin the presentation with a pause and deep breath. Never try to just go on a podium and just start with, everything. No, just take a pause, take deep breath and take your time. Speak slowly. Slowly means not very slow, not very fast, but in a good speed. Learn and practice stress reduction techniques such as power posing, affirmations and visualizations. पावर पोजिंग का मतलब होता है आप जब कॉन्फिडेंट पोजेस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं. अफर्मेशंस मतलब जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार बोलते हैं, और विजुअलाइजेशन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो अगर आप ये स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स को आप यूज करते हैं, देन यू कैन डिलीवर in a perfect way. So finally, the checklist for delivering an effective presentation. Number 1, plan, prepare, present. सबसे पहले प्लानिंग कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, देन फाइनली प्रेजेंट कीजिए. स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करना है हमेशा. स्टार्ट विद एनेक्डोट्स, कोट्स और पोइट्री. स्टार्टिंग पॉइंट के फॉर्म में हमेशा जो हमने 7 तरीके जो हमने यूज किए थे उनको आप देख सकते हैं. स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलैक्स्ड. रिलैक्स रहिए, ऑर्गेनाइज्ड रहिए. पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज. ऑलवेज यूज अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज and then use appropriate visual aids and end on a memorable note. आप जब एंड करते हैं, जैसे स्टार्टिंग मेमोरेबल होनी चाहिए, ऐसे एंडिंग भी आपकी मेमोरेबल होनी चाहिए. तो आप एंड करते टाइम या तो कोट का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन का यूज कर सकते हैं, किसी छोटी सी फेबल का यूज कर सकते हैं. व्हाटएवर यू वांट, बट योर एंडिंग शुड ऑलवेज बी द मेमोरेबल वन. ओके. So now there are certain presentation tools which you can use for delivering the presentation. PowerPoint, ये भी एक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ इस समय. Prezi is also a software and application. वीडियो स्क्राइब के थ्रू आप वीडियो प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं. पोटोन के थ्रू भी आप वीडियो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. Canva is an online platform through which you can create video and presentation both. And Google Slides is another software. So these are the tools which you can utilize while delivering the presentation. That's all for today, my dear friends. Thank you so much for watching. I hope you understood each and everything. In case you have any doubt or query, you can ask me through the comment box or directly through WhatsApp and Telegram. The link of WhatsApp and Telegram are given in the description box. You can join through them. So thank you so much once again. See you in the next video.